जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज जो हिस्ट्री का मॉडल सेट पेपर जारी किया गया ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा इतिहास का जो सेट 1 का सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैं आपका करवा दिया हूँ, ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल में देख लें। तो ये सब्जेक्टिव है जिसमें से इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, एक है का, दूसरा है खा और तीसरा है गा। तो मैं अभी का और खा का करवा रहा हूं, गा का बाद में करवाऊंगा। ठीक है, का और खा का करवा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सेट 1 है और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके होंगे, यहाँ क्वेश्चन फिर भी लिखा हुआ है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, मतलब कि आपका जो 7 क्वेश्चन है का में और 5 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो आपका है कि गोपुरम, गोपुरम से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। आंसर है कि देखिए गोपुरम, अब यहाँ पे आपका मैं यहाँ से लिखा हूँ इतना लंबा। ठीक है, अब आप यहाँ से देकर के यहाँ पर देखिएगा तो ये गोपुरम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इसका जवाब को इतना लंबा भी नहीं। आप क्या है कि 1 लाइन में या 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है गोपुरम का गोपुर, जिसे भी मानम भी कहते हैं, एक स्मरणीय स्मारकीय अट्टालिका होता है। अब प्रायः शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिर के द्वार पर स्थित होता है। ठीक है, यहाँ तक आंसर आपका सही है कि द्वार, गोपुरम का मतलब एक द्वार होता है। ठीक है, यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है और यह ऊपर किरीट कलश से शोभायान होता है और यह मंदिरों की 4 दीवारी से बने द्वार का काम होते हैं देते हैं। ठीक, तो यहां से लेकर के आपका ये गोपुरम का आंसर यहां तक है। आप अगर यहां से लिखना चाहें तो गोपुरम का आंसर यहां से लेकर के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है, इसे द्वार भी कहा जाता है गोपुरम का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो लिखा हुआ है कि आयंगर, आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था, और जिसमें होता क्या था कि जिस पर शासन के लिए बाहर शासकीय व्यक्तियों को नियुक्ति, बाहर लिखा हुआ यहाँ पर लेकिन यहाँ होना चाहिए 12, क्या होना चाहिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, और इस 12 शासकीय अधिकारियों को समूह को आयंगर कहा जाता था। ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नंबर 3 का देख लेते हैं। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था। आपको 7 क्वेश्चन में 5 ही जवाब देना है, बाकी मैं आंसर 7 का ही दे रहा हूं। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, वहां उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, किसका, अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखिए। इसका तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ मैं 4 लिख दिया हूँ। बहुत सारे हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, 4 ही लिखना है आपको। ठीक है, आप खुद से लिख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी भारत के गुजरात राज्य में नवसारी जिले में स्थित एक गाँव में है। ठीक है ना, गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी, भोगवा नदी, लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन है जिसमें से 5 आपको लिखना है, तो 2-2 मार्क्स का 10 मार्क्स मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका ग्रुप खा होगा। इसमें भी 7 क्वेश्चन है, लेकिन जवाब आपको देना है 5 ही क्वेश्चन का, जिसमें आपको 3 मार्क्स के लिए है। ये लिखा हुआ कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो अशोक के शिलालेख मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और वे उसके साम्राज्य, उसकी धार्मिक नीति, प्रशासन और उसके चरित्र के विस्तार के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो अशोक का शिलालेख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके बारे में जानने के लिए, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में जानने के लिए। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं। त्रिपिटक के बारे में आपको बताना है। त्रिपिटक कि त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं। तो त्रिपिटक बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान और फिर वज्रयान, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया। ठीक है, और मूल वार्षिकवाद आदि मानते थे,
और वह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और लिख ले इसको, ठीक है। त्रिपिटक के बारे में यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक। ये आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर है। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखिए। और से बहुत सारे कारण और भी है, लेकिन यहाँ पे 2 कारण लिखा हुआ था, 2 कारण मैं निकाल करके लाया हूँ आपके लिए। और भी आप लोग 2 कारण 3-4 कारण, दूसरा कारण भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का एक कारण यह भी था कि सरकार ने नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था। दूसरा, कृषकों की दशा भी विश्वव्यापी मंदी के कारण काफी बिगड़ चुकी थी। जो कृषक भी क्या हो गए थे, उससे नाखुश हो गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन कर गए, ठीक है। 2 कारण पूछा है, इसके और भी कारण हैं जो आप खुद से अलग से भी कारण लिख सकते हैं, ठीक है। यहां मैंने 2 कारण ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी। मुगल कालीन, तो मुगल कालीन चित्रकला को मुख्य 3 भागों में बांटा गया था। क्या था कि मुगल कालीन चित्रकला की यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह चित्रकला वास्तविक दृश्य को विधान करती थी। मतलब कि जो वास्तविकता होती थी उस वास्तविकता को चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। यह चित्रकला जीवन के सभी रंग के साथ प्रभावी दिखाती थी। जीवन के सभी रंग, है ना, आर्थिक सामाजिक सभी रंग में ये प्रभावित दिखाती थी। ये इसका चित्रकला का विशेषता था, किसका, मुगल काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 12 है, ये 12 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दीन इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दीन इलाही पर, दीन इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूलतः तत्वों को डाला और इसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इसे तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता है। दीन इलाही में रहस्यवाद, प्रकृति पूजा और आदि, और यहाँ दर्शन भी लिखा हुआ था, दर्शन, ठीक है, दर्शन आदि शामिल थे। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता था और इसके अनुसार जानवरों को वध निषिद्ध किया गया था। मतलब कि जानवरों का जो वध था ना, उसको मना किया गया था दीन इलाही की तरफ कि जानवर का वध नहीं करना है। किसके द्वारा चलाया गया था भैया, तो अकबर के द्वारा ये दीन इलाही चलाया गया था, ठीक है। ये दीन इलाही का यहाँ से आंसर है, आप इसको देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्यक्ष के अध्ययन के मुख्य स्रोतों, अध्ययन है यहाँ पे, यहाँ अध्यक्ष गलती से लिखा गया, कि मुख्य स्रोतों के नाम लिखें। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन वे स्रोत हैं जिनमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके आधार पर इतिहास निर्माण किया जाता है और जिनके आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं के कालानुक्रम का निर्धारण किया जाता है। इन्हें ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक सामग्रियां अथवा ऐतिहासिक आंकड़े भी कहा जाता है, ठीक है। इतिहासकार वीडी महाजन द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन, तो साहित्यिक स्रोत पहला है, पुरातात्विक स्रोत दूसरा है, विदेशी विवरण तीसरा है, एवं जनजातीय गाथाएं ये चौथा है, ठीक है। ये आपका 13 नंबर का आंसर है। यहां तक इसको पॉज करें और लिख ले, नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 का, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका है, ये इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ कि किताबुल हिंद, क्या लिखा हुआ है कि किताबुल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं। किताबुल हिंद के बारे में बताना है। तो किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अल बरूनी की एक कृति है, ठीक है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, ओके। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल का मापन, विधियों की मूर्ति, ठीक है, तौल का मापन, विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान विषयों का विवेचन किया गया है और यह 80 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। किताबुल हिंद के बारे में पूछा जा रहा है। तो किताबुल हिंद में खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, सामाजिक के बारे में, इस सब के बारे में सारी जानकारी दिया गया है। और ये जो बुक लिखा गया है ये अरबी भाषा में लिखा गया, किसके द्वारा,
तो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो ये आपका ग्रुप बी मतलब कि खा का ये आंसर है, का ऊपर आंसर है, खा का ये आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्टिव का आंसर है। और देखूंगा फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पहले दे चुका हूं। और अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इतना भी मॉडल पेपर आएगा सबका मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने का मॉडल पेपर का आंसर। और साथ ही साथ लाइव टेस्ट भी लूंगा, लाइव टेस्ट में भी आप लोग जुड़िएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर भी कर दें जितने लोग अभी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।